हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के वीडियो में हम 23 मई 2023 का द इम्पोर्टेंट न्यूज़ करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक न्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एडिटोरियल पे। बेसिकली दो न्यूज़ है वहाँ पे। एक तो हम थोड़ा G7 के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम G7 का क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे। तो इसका जो बेसिक है G7 का वो तो मैं आपको करा दूंगा एडिटोरियल में। उसके साथ साथ इसका एक क्रिटिसिज्म है कि अब जो है जो वर्ल्ड में जो एक न्यू चैलेंजेस आया है तो उसके हिसाब से G7 को अपने आप को कैसे रीओरिएंट करना चाहिए, तो वो एक आर्टिकल है उसमें। वो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है तो उसका एक एडिटोरियल आया हुआ है दैट इनकैप्सुलेट्स व्हाट द इवेंट्स व्हिच हैज हैपेंड in this Pakistan in the past few months, and then what are the various outcomes in Pakistan, especially from the political point of view. So these two are very important. And third, we will also look at the ordinance which has been passed by the central government, which again circumvent the Supreme Court judgment about the Delhi government's role in controlling the bureaucracy in National Capital Territory. So let's start the news. The first is clean note policy. So RBI has said do not rush to swap rupees 2000 note, says RBI. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो डिसीजन लिया गया है मई 19 में, उसमें 2000 का जो नोट है उसे सितंबर 30 तारीख तक वापस करना है। ठीक। सेकंड क्या है कि इट हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन तो मतलब सर्कुलेशन से इसको आरबीआई विड्रॉ कर रही है, बट इट विल बी कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज एज अ लीगल टेंडर। तो जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो अचानक से नोट की कमी हो गई थी, तो उसको भरपाई करने के लिए 2000 की करेंसी के नोट्स पहली बार देश में आए थे। उसके पहले सिर्फ 1000 तक के नोट्स चलते थे, पर 2000 का जो नोट आया वो डीमोनेटाइजेशन के बाद आया है। ठीक है। आरबीआई ने जो कहा है वो ये कहा है कि दैट जो टाइमलाइन है वो सितंबर 30 तक का है, तो इसीलिए कोई रश करने की जरूरत नहीं है टू स्वैप रुपीज 2000 नोट्स। द नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एक्सटॉल्स वैल्यू ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस एट थर्ड पिपिक समिट। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पिपिक क्या होता है, और ये थर्ड है तो पहले दो कहाँ पे हुए हैं। तो पहले हम यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। पिपिक है दैट इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ओके, इसमें टोटल 14 मेंबर्स हैं। इसका जो थर्ड समिट हुआ है, ओके, सो द थर्ड समिट हैज टेकन प्लेस इन पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी ये कहाँ का कैपिटल है? सो पोर्ट मोरेस्बी इट इज द कैपिटल ऑफ पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी यहाँ का कैपिटल है, पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब पापुआ न्यू गिनी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो न्यूज़ में भी था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि वो अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करने वाला है विच विल अलाउ एक्सेस टू अमेरिकन फोर्सेस टू द बेसिस इन पापुआ न्यू गिनी विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो आपको पता है कि जैसे ही पैसिफिक ओशन की बात आती है तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती हैं। पैसिफिक ओशन जब हम करते हैं तो एक तो आपका है कि चाइना को काउंटर करना है यहाँ पे, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे फिर हम क्वाड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑकस के बारे में। फिर एक क्वाड के अंदर ही है ट्रेड फोरम दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इट सेज that small island nations of the Pacific Ocean are in fact large ocean states. This is very important कि इनका लैंड सरफेस एरिया काफ़ी कम है बट दे आर वेरी लार्ज ओशियन स्टेट्स। ठीक है, सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैसिफिक आइलैंड, द जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिफिक आइलैंड। फाइन। सो यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं तो इनका तो एक जो ब्रॉड थीम होता है इंडो पैसिफिक को लेके, पहला तो वो है दैट इज free and open Indo-Pacific region and India's commitment to assist the development goals of the member countries। उसके बाद जैसा कि हम देखेंगे आज हम एडिटोरियल में एंटार्क्टिका में मेल्टिंग आइस से जो सी राइज हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, which contributes to 1/3 of the rise global sea rise level since 1990s। तो अब
दे आर स्मॉल आइलैंड नेशंस, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड पॉवर्टी, फेमाइन, इन सब के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इनके ये चैलेंजेस तो हैं, दीज आर द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस। उसके बाद जो न्यू चैलेंजेस आई हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग कोविड-19, तो जो सप्लाई चेन है फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फार्मा का, वो सब भी डिसरप्ट हुआ है एंड दिस कंट्रीज आर सफरिंग। सो यू विल सी द चैलेंजेस अगर पूछा जाए पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का, तो एक है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल कैलेमिटीज, पॉवर्टी एंड फेमाइन। एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स ऑफ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फार्मा। ओके, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस कंट्री। अब थर्ड जो चैलेंज इन कंट्री फेस करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सम अप किया गया है यहाँ पे, अगर पैराग्राफ में देखेंगे, दैट वी आर विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पावर प्ले एंड वी वांट यू टू बी एन एडवोकेट फॉर अस एंड सिट इन दोज मीटिंग्स, he said, urging India to serve as the voice of the global south in the G7 and G20. This is very important. ठीक है, ये पूरा इंटरलिंक्ड है जो आज के न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सीधा कहा जा रहा है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पावर प्ले। विक्टिम्स मतलब कि यहाँ पे पहले अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन देखेंगे, खास करके जब आप पैसिफिक रीजन पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में क्लैश हो रहा है। अब तो बाकी कंट्रीज भी आ गई, मेनली यूएसए एंड चाइना। ओके, तो ये इन दोनों ग्लोबल पावर प्ले के बीच में फंस चुकी हैं। तो ये चाहती हैं कि एक ऐसी कंट्री हो जैसे इंडिया, ऐसी कंट्री जो इंडिया है, वो ग्लोबल साउथ के बारे में बात करे। ग्लोबल साउथ मतलब ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, उनके बारे में बात करे और उनका जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करे G7 और G20 में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि G20 का प्रेसिडेंटशिप इस साल तो इंडिया के साथ है। उसके बाद अलॉन्ग विद ब्राज़ील, then India and other countries, they were invited at G7. India is not a member of G7 but was still invited at G7. So this country want, जब आप G7 और G20 में जाते हैं तो आप हमारी बात को भी वहाँ पे रेस कीजिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम G7 पे ही अपनी बात कंटिन्यू करते हैं एडिटोरियल में। ठीक है, तो G7 क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7। तो दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इन्हें याद कैसे किया जाए? तो बहुत सिंपली इनको याद करने का तरीका है, दो कंट्री आप नॉर्थ अमेरिका से ले लो। कौन कौन सा? यूएसए और कनाडा। फिर 4 कंट्री आप यूरोप से ले लो, दैट इज यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक, और एक कंट्री आप एशिया से ले लो, वो हो गया आपका जापान। तो ये टोटल आपके बन गए G7। ठीक, तो G7 समिट जो इस बार जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है हिरोशिमा में, हिरोशिमा जापान। ठीक है, जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 एंड 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद G7 में यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट होता है, यूरोपियन यूनियन ही भी रिप्रेजेंट होता है। कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड, टू इंस्टीट्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड, वन इज यूरोपियन कमीशन, वन इज यूरोपियन कमीशन एंड द नेक्स्ट वन इज यूरोपियन काउंसिल। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी इसमें G7 हम मेंबर्स पढ़ते हैं तो यूरोपियन यूनियन इसमें है नहीं, बट हम थोड़ा सा फंस जाते हैं उसमें, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो मेंबर्स नहीं हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इस बार 4 कंट्री को इनवाइट किया गया था, दैट इज इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और वियतनाम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि G7 के बारे में, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि G7 है क्या। ठीक है, तो अगर G7 में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ 7 मेंबर्स हैं, not like G20 where there are 20 members. You just have 7 members. So these 7 members, they just represent 10% of the world population. That's all. 10% of the world population. ठीक, 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये पहला चीज़ है। सेकेंड कि हाँ, ये बात है कि दे आर ऑल इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, तो डेफिनेटली जो वेल्थ होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो दे डू रिप्रेजेंट 50% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, दे डू रिप्रेजेंट 50% ऑफ
ग्लोबल वेल्थ, ये इम्पोर्टेंट है। फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जीडीपी जो है दैट इज वन थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, वन थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो अगर हम आप इसको G20 से कंपैरिजन करें तो इसका जो बेस है वो काफ़ी नैरो है एज कम्पेयर टू G20। फाइन। सो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो ड्रॉबैक होता है G7 का कि अगर हम जापान को सिर्फ निकाल दें तो बाकी के जो 6 कंट्रीज़ हैं दे ऑल आर वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे कम विद वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आजकल G20 में और यूनाइटेड नेशन में डिस्कस हो रहा है, जो आपने आगे भी पढ़ा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ग्लोबल साउथ, वो इसमें से एक्सक्लूड रह जाता है। ठीक। उसके बाद G7 के मेंबरशिप में अगर आप देखेंगे तो रशिया वॉज अर्लियर द मेंबर ऑफ G7, तब उसको G8 कहते थे। पर रशिया ने के दो एक्शन दैट इज एनेक्सेशन ऑफ जॉर्जिया इन 2008 एंड एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014 लेड टू इट्स एक्सपेल्शन फ्रॉम G8 एंड देन G8 बिकेम G7। द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज कि इट इज डज नॉट इंक्लूड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज लाइक China and India or the fastest growing GDPs और biggest global energy providers of the world। ठीक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड ग्रोथ के लिए। ठीक, जैसे कि 3 चीज़ें फिर से याद करिएगा, दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज विच आर चाइना एंड इंडिया, देन फास्टेस्ट ग्रोइंग GDPs यही 2 कंट्रीज, देन ग्लोबल एनर्जी प्रोवाइडर्स लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज। फाइन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब हम आते हैं G7 का जो इस बार सबमिट हुआ हिरोशिमा में। So it recognized the G7 role for promoting transparent financing and debt sustainability for developing world। ये जो है they are now voicing the concern of global south, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, और ये आप कह सकते हैं कि ये एक सक्सेस है G20 का, क्योंकि G20 ने इसको एक्टिवली परस्यू किया है ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स को। तो अगर आप देखेंगे ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स तो वह यही हैं, ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग होनी चाहिए और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, दैट दे शुड नॉट फॉल इन डेप्ट ट्रैप। Then compensating for the developed world's contribution to global warming and greenhouse gas emission। So this is the next is climate justice, जिसके बारे में शर्म अल शेख बाकी जगह भी बात हो रही है कि फाइनेंस दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस शुड फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री सो दैट we can achieve the Paris climate agreement target of restricting the world temperature at 2 degrees Celsius and ideally at 1.5 degrees Celsius। Okay, so these are some of the important things, but the summit has failed to propose concrete measure। अब ये एक इसकी शॉर्टफॉल हो गई कि बातें जो थीम्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी हैं, पर एक कंक्रीट मेजर कि हम कैसे इसको करेंगे वो इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है। फाइन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्योंकि ये जो समिट है वो हिरोशिमा में हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल विजन स्टेटमेंट को इशू किया गया है जिसको कहते हैं हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। फाइन। The next is the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He was also present at the G7 summit. So again the spotlight was turned to Russia-Ukraine crisis। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, that they issued a separate statement on Ukraine, hitting Russia with more sanctions, but failed to highlight the path towards dialogue and ending the war। ये अगेन एक आप क्रिटिसिज्म या शॉर्टकमिंग्स ले सकते हैं G7 का कि यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, इट वाज, पर यहाँ पे डायलॉग के बारे में बात नहीं हुई, डिप्लोमेसी के बारे में बात नहीं हुई कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को एंड किया जाए, बिकॉज मैनी कंट्रीज देयर बिकॉज सफरिंग ऑफ दिस सैंक्शंस। ठीक, बट अब क्या हुआ कि यहाँ पे और सैंक्शंस लगा दिए गए, देन रशिया विल डेफिनेटली रिटेलिएट मोर ऑन दिस सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। द नेक्स्ट इज अगेन इकोनॉमी। अभी देखिए यहाँ पे हम वही क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा उठाएंगे। ठीक, तो क्लीन नोट पॉलिसी 2000 के जो बैंक नोट्स हैं इट विल बी विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन आफ्टर 2.5 years सिंस दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसका लीगल टेंडर स्टेटस है वो अभी बरकरार है, उसको आरबीआई ने विदड्रॉ नहीं किया है। जो डेडलाइन है विदड्रॉ स्वैप करने की वो है September 30। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विच सेज दैट स्पेशली जो वेज सेक्टर्स में जो वर्कर्स होते हैं
Okay, they are struggling to pay for the purchase of medicine, petrol and other day-to-day essentials despite the notes continuing to remain legal tender. मतलब कि इनको जो पेमेंट होती है वो 2000 के डिनोमिनेशन में होती है, बट नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द आरबीआई डिसीजन. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए कि 2000 नोट की प्रिंटिंग आरबीआई ने 2018-19 में स्टॉप कर दी थी. ओके, उसके बाद जो 89% ऑफ द नोट्स हैं 2000 के, दे वर इशूड बिटवीन नवंबर 2016 एंड मार्च 2017. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि किसी भी एक करेंसी का जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी एक नोट का, वो 4 से 5 साल होता है. तो अगर आप देखेंगे कि अगर 2018-19 में इसका आखिरी नोट आया, अब हम चल रहे हैं 2023-24 में, तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं. सो नाउ वैसे भी इनका जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो चुका है. उसके बाद इसका जो सर्कुलेशन है, नाउ इट कंसिस्ट ओनली 10.8% ऑफ द टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन एज ऑन मार्च 31, 2023. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके पहले भी आरबीआई ने बहुत सारे नोट्स विड्रॉ किए हैं, दैट इज इन अप्रैल 2014, that all bank notes which were issued prior to 2005 they have to be swapped at the banks. Now coming to Pakistan establishment case. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो पूरा इशू है क्या है कि इमरान खान, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको हम कहते हैं पीटीआई. ठीक, तो अब इमरान खान को अरेस्ट किया गया कौन से केस में, अल कादरी ट्रस्ट केस में इनको अरेस्ट किया गया. बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है इनके अरेस्ट को अनलॉफुल डिक्लेयर किया और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दिया फॉर 2 वीक्स ऑन द अल कादरी ट्रस्ट केस. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट हिज सपोर्टर्स they are on the streets and specifically they are targeting the establishment. When we say establishment it means military. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर खान्स अरेस्ट while on court premises. Okay, a scathing press brief by the establishment's inter-services public relations earlier, the violence on the street and the extraordinary relief granted to Mr. Khan by the judiciary highlights 4 trends which are bad for the Pakistan. 4 ट्रेंड्स हमको पढ़ना है इसमें. पहला ट्रेंड क्या है, ठीक है, पहला है पीटीआईज रेस्पॉन्स टू इट्स लीडर्स अरेस्ट. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्सटेंट ऑफ वायलेंस था, जो स्ट्रीट पे वायलेंस था वो बहुत ज़्यादा था. ठीक है, एंड इट अंडरलाइंस द पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान. उसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी टारगेट था ये पूरे वायलेंस का, दैट वाज मिलिट्री. ठीक है, दैट वाज मिलिट्री. तो अगर आप देखेंगे द प्राइमरी टारगेट वाज एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज मिलिट्री, इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम सीनियर मिलिट्री. जो चीज़ें यहाँ पे अटैक हुई हैं अगर आप देख सकते हैं तो द कॉर्प्स कमांडर्स रेसिडेंस इन लाहौर, फ्रंटियर ग्रुप हेडक्वार्टर इन लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर्स, दिस वेर द टारगेट्स एंड देन एंटी आर्मी स्लोगन्स वेर ऑल्सो रेज्ड. नाउ अब हम अगर देखें कि जो इनकी एंगर है वो मिलिट्री की तरफ डायरेक्टेड है. फाइन, पीटीआई followers they are making their presence felt on the street, they are targeting the government as well as army never like before. तो अब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स में क्या किया है, दैट दे हैव डिसाइडेड टू ट्राई दिस राइटर्स अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, क्योंकि इन्होंने अटैक भी किया है एस्टेब्लिशमेंट को, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. और जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन. नाउ इफ यू विल सी the second thing which we have to see is the establishment का मतलब army's response and what is the meaning behind it. so यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इमरान खान ने जो एक्विजिशन जो लगाए थे आर्मी के खिलाफ, तो उसको आर्मी ने रेफ्यूट कर दिया है. और मिस्टर खान जो है जब से उनकी रिमूवल हुई है पाकिस्तान असेंबली से बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो ही इज अगेंस्ट ऑफेंसिव, मतलब ही इज ऑफेंसिव अगेंस्ट मिलिट्री एंड इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस. उसके बाद अगर आप देखें दैट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक होली का वो अब नहीं समझा जाता है पाकिस्तान में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझा जाता है बाय पॉलिटिकल लीडर्स. उसका जो इमेज है इट हैज़ नाउ चेंज. बट इमरान खान के अलावा कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो इस तरीके से आर्मी और मिलिट्री को एक्यूज कर सके. बट अब अगर हम देखें आफ्टर दिस वायलेंस दैट पीपल आर नॉट ओनली क्वेश्चनिंग इट बट ऑल्सो अटैकिंग इट. अब यहाँ पे आर्मी के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, क्या वो नवाज शरीफ के पास फिर से जाएगी, ये हमेशा पाकिस्तान में चलता है. कभी भी कहते हैं कि देयर आर 2 गवर्नमेंट, एक है जो इलेक्टेड होती है, एक दूसरी होती है आर्मी. यहाँ पे ऑथर का कहना है कि शहबाज शरीफ हैज ऑलवेज बीन द प्रेफर्ड वन बाय द एस्टेब्लिशमेंट
and he has been making all the right statement vis-a-vis खाकी। उसके बाद यहाँ पे आता है अरेंजमेंट विद बिलावल भुट्टो हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो उनके लीडर हैं आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी जो है ही हैज़ बीन एक्स्ट्रा कॉशियस एंड केयरफुल एंड ही हैज़ बीन लुकिंग एट इस्लामाबाद पाई, मतलब in power sharing. So he is currently in a coalition with PML government, and then there is an effort also to break the इमरान खान्स पार्टी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो लार्जर इशू है पीटीआई का वो क्या है, पंजाब को वापस से जीतना। तो अगर आप देखें पीटीआई का, तो इसने सब्सटेंशियल इनरोड्स बनाए हैं, which is evident from last elections and the by elections, and there is a momentum, pro Imran momentum in Punjab. Okay. The next is the fourth issue which is facing Pakistan is the judiciary and Imran Khan, which is again a very important point. तो अगर आप देखेंगे that the Supreme Court's position towards holding the election is more in tune with PTI's. मतलब if there is a belief that the judiciary is lenient towards Mr. Imran Khan and is siding with his position on major political issues. जैसे कि जो PTI जो इलेक्शन के बारे में व्यू रखती है, सुप्रीम कोर्ट का भी सेम पोजीशन है, which is again the ruling coalition is unhappy with. The next is Antarctic sea ice cover hits many record lows. तो आप देख सकते हैं February 19 को the extent of sea ice in Antarctica has fell to its lowest level ever recorded. Fine. So if you will see that sea ice melts during Antarctica summer which starts around October. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है, तो वहाँ पे अक्टूबर से जो है आपकी गर्मी स्टार्ट होगी, वो जो मार्च में एंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम मेल्टिंग इसी पीरियड में होता है। अब डेटा ऐसे हैं जो बताते हैं कि लास्ट 6 years द एंटार्क्टिक सी आइस कवर हैज़ रिकॉर्डेड मेजर डिक्लाइन। सो द इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ सी आइस डेफिनेटली क्या होगा कि जो ग्लोबल सी लेवल है वो बढ़ेगा, जो मेजर थ्रेट है कोस्टल सिटीज़ के लिए, जैसा कि अभी मैं फ्रंट पेज पे पापुआ न्यू गिनी के केस में डिस्कस कर रहा था। अब नासा का यहाँ पे रिपोर्ट है, वो कहता है कि मेल्ट वाटर फ्रॉम एंटार्क्टिक आइस अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज राइज सिंस 1993। सो 1993 से जो सी लेवल राइज हुआ है उसमें 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम एंटार्क्टिका। तो अगर हम देखेंगे कि अभी जो आइस रिकॉर्ड हुआ है एंटार्क्टिका में, इट इज़ 8.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आइस recorded on May 20, which is the lowest ever recorded on that day since 1950. ओके, तो अब इससे क्या होता है कि डेफिनेटली अगर आप देखेंगे आइस का, तो आइस का एक ये टेक्निकल चीज़ है, कहते हैं हम इसको एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब द रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस। तो आइस का बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आइस कवर घटने लगेगा तो डेफिनेटली एल्बेडो घटने लगेगा। तो क्या होगा कि जो सरफेस है इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द सन रेज एंड देन मेल्टिंग मोर आइस। This is also one of the problematic trend. The next is, अगर आप देखेंगे द सदर्न ओशियन ऑफ विच एंटार्क्टिका जहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल का IPCC का रिपोर्ट है जो कहती है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ग्लोबल ओशन, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। But if there is an increase in cold fresh water from the melted ice, it will lead to disruption in the way hot, cold, fresh and salty water is circulated across the globe. ठीक, तो डेफिनेटली इससे जो पूरा सर्कुलेशन है, क्लाइमेट जो है एक पैटर्न होता है उसका, सर्कुलेशन पैटर्न, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो ओशन का जो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, इट विल चेंज, सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज अंडर वाटर न्यूट्रिएंट्स, एल्गी दैट फीड्स स्मॉलर क्रस्टेशियंस लाइक क्रिल्स, दिस विल ऑल्सो get damaged. So diminishing sea ice means that less food is available to support the Antarctic food chain. So that is also important. One of the reason for Antarctic sea ice. उसके बाद अगर आप देखें that with global temperature rising, Antarctic region जो है वहाँ पे जो एयर टेम्परेचर है which was highest this year, उसके बाद लेस आइस का मतलब ये भी होता है कि मोर सन हीट, जो मैंने अभी आपको एल्बेडो के कॉन्सेप्ट में बताया। ठीक, तो इसकी वजह से क्या आएगा कि हीट विच इज ट्रैप्ड इज नोन एज द आइस एल्बेडो फीडबैक साइकिल। तो ये जो इसमें जो एनोमलीज जब आएगी बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग आइस, so it will lead to increase in temperature. So if you will see that in 2023 the April temperature in the region was 0.93 degrees Celsius higher than the 1910-2000 average for that month. That is the second highest increase in the millennium. उसके बाद अगर आप देखें extent of sea,
सो फरवरी 19 2023 को 1.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एंटार्क्टिक सी आई एक्सटेंट जो है वो मेजर किया गया है, जो अभी तक का सबसे कम है। अब हम फ्रंट पेज की न्यूज़ को यहाँ पे लेते हैं। टेरिटोरियल आर्मी स्टेप्स इन टेक्स कंट्रोल ऑफ फ्यूल एंड एलपीजी सप्लाईज इन मणिपुर। तो मणिपुर में एक बार फिर से वायलेंस हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर से घरों को जलाए गए हैं। तो अब इस बार क्या हुआ है कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उन्होंने कंट्रोल लिया है फ्यूल और एलपीजी सप्लाईज का, कि ताकि जो एक्सोडस वहाँ पे ना हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो पूरी लड़ाई है मणिपुर में, दैट इज रिलेटेड टू गिविंग एसटी स्टेटस टू मैती कम्युनिटी विच इज अ डोमिनेंट कम्युनिटी in Manipur, mainly populating the Imphal Valley. So there are various tribes like Kuki tribes etc. which are opposing the ST status to Meitei. उसके बाद वन लाइनर है यहाँ पे DST, that is Department of Science and Technology, sacked Vigyan Prasad chief ahead of contract deadline. So if you will see that the Department of Science and Technology, which is overhauling its system, so it has removed Nakul Parashar, who was the director or CEO of Vigyan Prasar, which was set up in 1989. तो विज्ञान प्रसार का जो मेन मोटिव क्या था, इट वाज टास्क्ड विद पॉपुलराइजिंग द साइंस। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट था दिसंबर 2023 तक का, बट डीएसटी ने उसको पहले इसको खत्म कर दिया है। द नेक्स्ट इज अगेन वन लाइनर, INS सिंधु रत्ना सेल्स फॉर 97 days टू इंडिया आफ्टर मेजर रिफिट इन रशिया। तो सिंधु रत्ना, इट इज अ किलो क्लास सबमरीन, नेवीज किलो क्लास सबमरीन। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, किलो क्लास सबमरीन। तो यहाँ पे इसकी रिफिटिंग होनी चाहिए कहाँ पे, रशिया में। तो अब वो रशिया में रिफिटिंग के बाद अब इंडिया में वो आ चुकी है, INS सिंधु रत्ना। So see, this is important. The submarine undertook a grueling 97-day return passage through the Norwegian Sea, English Channel, and the Mediterranean Sea, and arrived in Mumbai on May 16. तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, रिफिटिंग्स। So see, the submarine with its modernized weapon and senior suit will enhance the force level in the western seaboard. Now the next is Parak. So Education Ministry holds meet on Parak aimed at unifying 60 school boards. So Education Ministry ने एक वर्कशॉप हेल्ड किया न्यू दिल्ली में अंडर परक। तो परक क्या है, परक इट इज द नेशनल असेसमेंट सेंटर which has been set up as an organization under National Council of Education Research and Training, that is NCRT. तो यहाँ पे मैंडेट क्या है परक का, टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग द स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये परक जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने व्यूज रखेंगे कि ताकि जो बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो उनके में एक इंटीग्रेशन आ जाए। सो सी व्हाट इज द रोल, जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, एक विजन क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट का। सो संजय कुमार जो सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के, ही एम्फसाइजिंग द नीड फॉर इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स that aims to establish a unified framework that enables seamless transition for students moving between different boards or region। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में देयर आर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, ठीक, तो यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड्स का जो स्टैंडर्ड होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, कि ताकि, और एक यूनिसन होना चाहिए, ताकि एक बच्चा अगर एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्पैरिटी नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द एम ऑफ परक। The next is Center seeks stricter implementation of ban on e-cigarettes। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो आजकल काफ़ी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन और टोबैको शॉप पे, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जबकि एडवाइजरी भी है इसके बारे में। सो नाउ दे वांट द स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट्स। तो ये जो ई सिगरेट है, देखिए किस एक्ट के अंदर बैन है, that is the prohibition of electronic cigarettes production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act. It came into force in 2019। अब मिनिस्ट्री ने हर एक स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एडवर्टाइजर हो, ट्रांसपोर्टर हो, इवन कोरियर, सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट, कोई भी हो, उनको कहा है कि दैट नॉट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली produce, manufacture, import, export, transport, sell, distribute and store e-cigarettes, whether as a complete product or any part thereof. It has also asked them not to advertise e-cigarettes। अब देखिए मैं इसी पैक्ट का बात कर रहा था आपसे फ्रंट पेज पे, यूएस साइंस सिक्योरिटी पैक्ट विद पापुआ न्यू गिनी एमिड कंपटीशन विद चाइना। सो यहाँ पे इसके हाईलाइट्स बस देखते हैं।
That is, the US has signed a new security pact with Papua New Guinea on Monday as it competes with China for influence in Pacific region. So अगर आप देखेंगे कि जो पापुआ न्यू गिनी है, इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो अभी ऑकस की तो बात चली रही है, तो अब पापुआ न्यू गिनी के साथ इसीलिए यूएस ने एक ट्रीटी साइन किया हुआ है. सो अगर आप देखेंगे दैट इट इज़ अ न्यू एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू हेल्प इम्प्रूव सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एनहांस द कैपेसिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनीज डिफेंस फोर्स एंड इंक्रीजिंग द रीजनल स्टेबिलिटी. ठीक, अब बाखमुट पे लड़ाई बहुत दिन से चल रही है, तो अब यूक्रेन ने कहा है कि फाइटिंग ऑन द फ्लैंक्स ऑफ बाखमुट कंटिन्यूज. ठीक, so Bakhmut, which is a city in Ukraine, is still controlled by with the Russians Wagner group, but here the fighting is still going on. अब यहाँ पे देखिए वैगनर ग्रुप क्या कह रहा है. वैगनर ग्रुप विल लीव आर्टेमोस फ्रॉम May 25 to June 1, says Yevgeny Prigozhin. The next is EU imposes $1.3 billion fine on Meta, orders to stop sending data to US. So again this is a very important news. देखिए यूरोपियन यूनियन का अपना उनका एक रेगुलेशन है, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द डेटा जनरेटेड इन यूरोपियन यूनियन. सो नाउ दे हैव स्लैप्ड अ फाइन टू मेटा विच ओन्स फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. फाइन कितने की है? $1.3 बिलियन का. ये प्राइवेसी फाइन है और इसको ऑर्डर किया गया है कि यू शुड स्टॉप ट्रांसफरिंग यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अक्रॉस द अटलांटिक. मतलब जो डेटा यूरोपियन यूनियन में जनरेट हो रहा है वो अमेरिका नहीं आना चाहिए, वो ईयू में ही रहना चाहिए. ये अभी तक का ईयू का सबसे बड़ा फाइन है. दैट इज अ पेनाल्टी ऑफ 1.2 बिलियन यूरोस, इज द बिगेस्ट सिंस द ईयू's स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रिजीम टुक इफेक्ट 5 years ago. इसके पहले अमेजोन पे भी लग चुका है 746 मिलियन यूरो फाइन इन 2021 फॉर डेटा प्रोटेक्शन वायलेशंस. The next is Biden-McCarthy to resume talks on raising US debt ceiling with 10 days until deadline to avoid default. तो यहाँ पे जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, which has said that the government is running out of money and they can default on their payment of $31 trillion debt as early as June 1 अगर कांग्रेस, which is controlled by Republicans, does not authorize more borrowing by the government. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएस का जो लिमिट है, डेब्ट सीलिंग जो है वो फिक्स है. उसको कौन रेज कर सकता है? कांग्रेस रेज कर सकता है. सो द टॉक इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड केविन मैककार्थी, हु इज द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस इन यूएसए. अब एक वन लाइनर ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स. दिस इज डैनियल मेडवेडेव हैज defeated Holger Rune to win the Italian Open on Sunday, and it is his first trophy in a clay tournament. Okay, the next is Brooks Koepka outdueled Victor Hovland and Scottish Scheffler in back nine battle on Sunday to win the PGA Championship for his 5th major title. Okay, तो यहाँ पे जो 33-year-old American है, he has captured his 3rd PGA Championship. And he has become the first player to win a major since joining LIV. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.